चलो सब जन यहाँ पे देखेंगे, हेडिंग लिखो थर्मोडायनेमिक्स, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक्स ऑफ थर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, थर्मो डायनेमिक्स, ठीक है। थर्मो का मीनिंग रहता है हीट एंड डायनेमिक्स का मीनिंग रहता है मोशन, मोशन या फिर मूवमेंट। एक क्यों बातें हो रही है वहां पे मोशन या फिर मूवमेंट, ठीक है। वो फैन एकदम स्लो कर दो ना। अब एसी का टेम्परेचर इतना किसने रखा है? नहीं बंद नहीं है, स्लो। एसी से रिमोट देना। देखो भाई, तो हीट की मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि ये तो तुम लोगों को पता होगा ना भाई, कि अगर मेरे पास एक मेटल रॉड है, ठीक है, एंड इसको मैं एक तरफ से हीट करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ये एरिया गर्म होगा, ये एरिया बहुत गर्म हो गया, फिर बाद में क्या होगी भाई, हीट आगे आगे ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी। ये पढ़ा है तुम लोगों ने। तो हीट ट्रैवल फ्रॉम विच साइड टू विच साइड, हॉट साइड टू कोल्ड साइड, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट ट्रैवल फ्रॉम हॉट बॉडी टूवर्ड्स कोल्ड बॉडी। इसमें कोई दिक्कत? ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो इसमें। लास्ट बेंच, बातें करना बंद करोगे। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग तीन चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे वो बता रहा हूँ सिर्फ। देखो मैं थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्लॉट बाद में। फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्लॉट एंड क्लॉट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये दो चीजें। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कवर करेंगे वर्क डन W, हीट एक्सचेंज्ड Q, U स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी, ये हम लोग बाद में एक एक करके लिख देंगे, एंड H शायद से हम लोगों ने कवर किया होगा। H मतलब एंथैल्पी। H क्या रहता है? एंथैल्पी। पढ़ाया था ना ये, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ एक ही चीज पढ़ेंगे, हेस लॉ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बाद में स्लॉट एंड क्लॉट में हम लोग पढ़ेंगे एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, G। इन सबके वर्ड्स मतलब मीनिंग हम लोग बाद में एक एक करके जब पढ़ते जाएंगे तो एक एक करके हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, इतना याद रखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो सम कॉमन टर्मिनोलॉजीज इन थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले आता है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम, it is the substance which is under observation, ठीक है।
सबसे पहले आता है सिस्टम विच इज द सब्सटेंस विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। सिस्टम को छोड़ के बाकी सब जो भी बच जाता है उसे बोला जाता है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होती है? एवरीथिंग अदर देन सिस्टम, ठीक है। एवरीथिंग अदर देन सिस्टम। सिस्टम और सराउंडिंग, इनको सेपरेट करने वाले वॉल को बोला जाता है बाउंड्री, ठीक है। सो बाउंड्री इज द वॉल which separates system from surrounding. And fourth, universe. यूनिवर्स में क्या क्या आएगा भाई? सब। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मेक्स अप आवर यूनिवर्स, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक रूम है, रूम के अंदर एक मस्त गरम गरम चाय की ऐसे कप है, ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे समझ पा रहे हो? व्हाट इज माई सिस्टम? चाय का कप नहीं, चाय। वो ठंडी गर्म होगी ना भाई, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो चाय क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो टी इज आवर सिस्टम। चाय को छोड़ के बाकी सब क्या होता है? एंड चाय का कप क्या बन गया? हाँ, ये समझ पा रहे हो? एंड ये पूरी डायग्राम जो है वो क्या बन गई? ठीक है। वैसे ही मेरे पास एक रूम है, इसके अंदर एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे अपना सिस्टम क्या है? कोल्ड ड्रिंक। सो दिस इज माय सिस्टम, एवरीथिंग एल्स इज, ये जो कप है जिसमें कोल्ड ड्रिंक है वो क्या है? बाउंड्री। एंड बाकी ये डायग्राम क्या बन गई? यूनिवर्स। समझ में आ रहा है? वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सिस्टम और सराउंडिंग सिस्टम, ठीक है। अब जरा हीट की बात करते हैं। मुझे बताओ, ये चाय का कप धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा या गर्म होते जाएगा? ठंडा होगा मतलब इट विल एब्जॉर्ब हीट या रिलीज हीट? अब हीट रिलीज करेगा। देखो भाई, हीट के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंबल Q। समझ में आ रहा है? अब हीट रिलीज करेगा मतलब हीट बढ़ने वाली है या कम होने वाली है? सिस्टम की कम होने वाली है। कोई भी चीज जब कम होती है तो उसका चेंज प्लस या माइनस? नेगेटिव। समझा? उसी बदले यहाँ पे ये जो अपनी कोल्ड ड्रिंक है ठंडी थी, अब ये गर्म होती जाएगी या और ठंडी होती जाएगी? गर्म होती जाएगी। गर्म हो रही है मतलब इट विल एब्जॉर्ब हीट और रिलीज हीट। एब्जॉर्ब करेगा मतलब यहाँ पे क्यों? समझ में आ रहा है? लिखो। चलो, हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। देखो, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। अब पहले इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। अब देखो भाई, मेरे पास एक ऐसे पानी का टैंक है, ठीक है। पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ये इसमें जो ब्लैक कलर का टैंक है वो क्या है? अपनी बाउंड्री। एक मेरे पास दूसरा टैंक है, ठीक है। इसमें भी पानी भरा हुआ है।
इसमें देखो भाई, जहाँ पे तुम लोगों को ब्लैक बॉर्डर दिख रही है वो क्या हो गई हमारी बाउंड्री है, जो कि क्या है रियल। बट ये पानी की लेयर ये भी तक बाउंड्री का काम करेगी, बड़ी रियल है कि इमेजिनरी है, इमेजिनरी है ना, ये चेंज हो सकती है, ये ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकती है, तो रियल बाउंड्री इमेजिनरी बाउंड्री, ये समझ पा रहे हो ये पक्का। एंड यहाँ पे सारी की सारी बाउंड्रीज पहले वाले में क्या है रियल है, कोई भी इमेजिनरी बाउंड्री नहीं है, ठीक है लिख दो। नेक्स्ट, रिजिड एंड कंप्रेसिबल बाउंड्री, ठीक है ध्यान दो। मेरे पास एक पूरा ऐसे पैक्ड कंटेनर है जिसके अंदर एयर है, दूसरा मेरे पास कंटेनर है जो कि अभी भी पैक्ड है। ये दोनों सिस्टम, पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, क्लोज्ड है, दिख रहा है सब जगह से पैक्ड है, तो बोथ सिस्टम्स आर क्लोज सिस्टम, समझ में आ रहा है। बट विच वन इज रिजिड, फर्स्ट वन, दूसरा वाला रिजिड है क्या, नहीं, ऊपर पिस्टन है, ये इसको ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। तो फर्स्ट वन इज रिजिड, रिजिड सिस्टम, बट सेकेंड वन इज कंप्रेसिबल। ये तो याद रखना बे, सारे क्लोज सिस्टम्स आर रिजिड सिस्टम्स, ट्रू और फॉल्स, ऑल क्लोज सिस्टम्स आर रिजिड सिस्टम्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि पिस्टन भी रह सकता है ना बे, रिजिडिटी थोड़ी ना इसमें, कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसा भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अब एक बलून है, रिजिड है कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल समझ में आ रहा है, लिख दो। हाँ, कंप्रेसिबल को ही नॉन रिजिड ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद एडियाबेटिक एंड डायाथर्मल, एडियाबेटिक एंड डायाथर्मल, ठीक है। एडियाबेटिक का मीनिंग रहता है, एडियाबेटिक का मीनिंग रहता है नो हीट इज ट्रांसफर्ड, नो हीट इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। एंड डायाथर्मल का मीनिंग रहता है हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल, ठीक है। देखो मेरे पास सेम एक कंटेनर है जिसके अंदर एक 75 डिग्रीज पे पानी है एंड दूसरा 25 डिग्रीज पे पानी है। हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ पे होगा, 75 टू 25, ओके। तो हीट ट्रांसफर यहाँ पे ऐसे होगा। अब अगर हीट ट्रांसफर हो पा रहा है तो इसको हम लोग कौन सी बाउंड्री बोलेंगे, बीच में दोनों की जो बाउंड्री है उसको क्या बोलने का, डायाथर्मल, समझ में आ रहा है। बट उसी बदले अगर मेरे पास ऐसा एकदम मस्त पैक्ड कंटेनर है जिसे हम लोग इंसुलेटेड भी बोल सकते हैं, ये हीट किधर से भी बाहर नहीं निकलेगी, हर बाउंड्री से हीट बाहर निकलने वाली नहीं है, ठीक है। एंड अभी इसके अंदर 75 डिग्रीज का पानी है एंड 25 डिग्रीज का पानी है। हीट कहां से कहां पे ट्रांसफर होगी, नहीं होगी, बिकॉज वाई, बिकॉज ऑल द वॉल्स आर इंसुलेटेड, समझ में आ रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वाले को क्या बोलने का जहां पे हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, एडियाबेटिक, बराबर, एडियाबेटिक। एंड जिसमें ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या बोलने का, डायाथर्मल। देखो एडियाबेटिक एंड डायाथर्मल हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सिस्टम,
ठीक है, बाउंड्री हो गया। टाइप्स ऑफ सिस्टम, हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, काम करके नया पेज मिलेगा। हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसमें सबसे पहले आता है ओपन सिस्टम। चलो भाई मैं डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं। ओपन सिस्टम, अब मुझे बताओ चाय का कप, पहले वाला, ठीक है, इसमें से ऐसे चाय ऊपर आ रही है। चाय मतलब क्या बाहर निकल रहा है भाई? वेपर्स बाहर निकल रहे हैं, मतलब मैटर ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो सकता है। एंड मुझे बताओ यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट, हीट ट्रांसफर होती है कि नहीं होती? होती है। यहाँ पे ये धीरे धीरे क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, लूज करेगा, मतलब Q इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना सबको समझ में आ रहा है? अब इसे बोलने का ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में दो चीजें ट्रांसफर होती है, मैटर एंड हीट, एनर्जी, एनर्जी बोलने का, ठीक है। तो लिखा पे उसमें ओपन सिस्टम में आगे कैन ट्रांसफर मैटर एंड एनर्जी बोथ, कैन ट्रांसफर मैटर एंड एनर्जी बोथ, कैन ट्रांसफर मैटर एंड एनर्जी बोथ, ठीक है। सेकेंड, क्लोज सिस्टम। वे अपना चाय का कप, बट पहले उसकी जो सॉसर थी वो नीचे थी, अब ऊपर रख दी, डिश उसके ऊपर रख दी। ऐसा समझ में आ रहा है? अब वेपर्स बाहर निकलेंगे क्या? एनर्जी है। हाँ, ये चाय ढक के रखेंगे ना तो भी ठंडी होती है बे। क्या बे ना क्या बोल रहे हो फिर? तो इसमें से एनर्जी बाहर अभी भी निकलेगी। चाय ठंडी, घर पे जाके ट्राई करना अगर डाउट आ रहा होगा तो, ठीक है। ऐसे बहुत लोग मना कर रहे थे नहीं होगी, होती है, ठीक है। तो चाय धीरे धीरे कूल डाउन होगी, समझ में आ रहा है? ओके। तो इसमें बट वेपर्स बाहर निकल पा रहे हैं क्या? तो इसमें किसका ट्रांसफर पॉसिबल है? एनर्जी का। मैटर का पॉसिबल है क्या? ओके, इसमें लिखना कैन ट्रांसफर मैटर, सॉरी कैन नॉट ट्रांसफर मैटर। तो एक काम करते हैं, कैन ट्रांसफर एनर्जी but transfer of matter is not allowed, is not allowed, ठीक है, समझा? थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलने का थर्मस, देख रहे हैं थर्मस, ठीक है। अब इसमें अगर चाय रखी रहेगी, इसमें मैटर ट्रांसफर होगा क्या? एनर्जी ट्रांसफर होगी क्या? नहीं, बराबर। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या ट्रांसफर नहीं कर सकता? हीट एंड मैटर बोथ, ठीक है। तो लिख देना है ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट नहीं, एनर्जी एंड मैटर बोथ आर नॉट अलाउड। Transfer of heat and matter both are not allowed. Transfer of heat and matter both are not allowed. ठीक है। तो PDF के फॉर्म में तुम लोगों को इतना मजा नहीं आएगा, एनिमेशन ही नहीं दिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसमें हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं हीट, ठीक है।
देखो भाई, अगर किसी सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोलने का, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो Q इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? तो Q इज पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। अब इसी बदले अगर कोई सिस्टम के आजू बाजू में मैंने लगा दिए बर्फ, अब ये आइस से हीट एब्जॉर्ब करेगा या आइस को हीट ट्रांसफर करेगा ना, आइस इज कोल्डर बॉडी, तो इसके अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? चौधरी यहाँ पे। अब तो ये हो जाता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट लूज हो रही है, क्यों? इज पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ पा रहे हो? ठीक है। तो पहली बात, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में, एनर्जी में पहला आता है हीट, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखने वाले हैं वर्क डन, वर्क डन, ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है W से। देखो भाई, एक बीकर है, बीकर के अंदर कोई एक गैस है, उसके ऊपर क्या लगाया है मैंने? पिस्टन, ठीक है। अब इस पिस्टन को मैं नीचे धक्का मार रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मैं इसको नीचे प्रेस करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, ओके। प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। सबको इतना समझ में आ रहा है? प्रेशर बढ़ा रहा हूँ मैं, ऊपर से धक्का मार रहा हूँ एंड उसकी वजह से वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम होगा। अब मेरी एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? मेरी कम हो रही है क्योंकि मैं प्रेस कर रहा हूँ, बट वो एनर्जी मैं किस में ट्रांसफर कर रहा हूँ? गैस के सिस्टम के अंदर, गैस के अंदर, समझ में आ रहा है? तो मेरी एनर्जी गैस को मिल गई, गैस की एनर्जी बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। तो गैस की एनर्जी बढ़ रही है, समझ में आ रहा है? तो गैस की एनर्जी बढ़ रही है तो गैस की एनर्जी चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इस कंप्रेशन में हम लोग बोलते हैं वर्क डन क्या रहता है? पॉजिटिव। इस प्रोसेस का नाम क्या रहता है? कंप्रेशन, पता होगा, कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क डन इज पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क डन इज पॉजिटिव, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उसी बदले मैंने इस पिस्टन को उठाया, या फिर ये पिस्टन उठ रहा है, अंदर वही गैस है। अब ये सिस्टम इस पिस्टन को उठा रहा है, इसे क्या बोलने का? कंप्रेशन या एक्सपांशन? ओके, एक्सपांशन। एक्सपांशन में प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? प्रेशर कम होगा। एंड वॉल्यूम? वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओके, वेरी नाइस, समझ में आ रहा है ये। अब इस पिस्टन को उठाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ या गैस कर रही है? गैस कर रही है। गैस की एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? उसकी वजह से कम हो रही है। एनर्जी कम होना मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? तो वर्क डन इज नेगेटिव। इसमें कोई भी दिक्कत? लिख दो। चलो, हो गया। अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ठीक है, हेडिंग लिखेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। देखो भाई, कोई भी एक सिस्टम ये अपने किसी एक स्टेट में जब रहती है, लेट अस कॉल इट स्टेट 1, तो स्टेट 1 में इसके पास 3 वेरिएबल्स रहते हैं। इसके पास कुछ प्रेशर है P1, उसका कुछ वॉल्यूम है V1 एंड उसका कुछ टेम्परेचर है T1। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स जनरली ये 3 रहते हैं, P1, V1, T1। अब मैंने इसमें कुछ उंगली कर दी, चेंज कर दिया, इसमें प्रेशर अप्लाई किया,
कंप्रेस किया, नीचे से हीट कर दिया, बाजू में बर्फ़ रख दिए, कुछ भी किया, तो प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, गर्म या फिर ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, तो कुछ तो हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड फिर बाद में मैंने इसको हीट किया और प्रेशराइज किया लेडस से, ठीक है, तो इसमें चेंजेस आ गए, प्रेशर बना P2, वॉल्यूम बना V2, टेम्परेचर बना T2, तो स्टेट भी बनी 2, स्टेट 2। ये समझ पा रहे हो क्या? पक्का? तो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल कितने रहता है? 3 रहता है, जब तक इनको हम लोग उंगली नहीं करते, मतलब चेंज नहीं करते कुछ, ठीक है। तो वी कॉल इट एट इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब तक रहेगा? जब तक प्रेशर कितना है? P1, वॉल्यूम कितना है? V1, टेम्परेचर कितना है? समझ में आ रहा है? बाद में अगर हम लोगों ने इसको डिस्टर्ब किया, तो जब तक ये डिस्टर्ब्ड है तब तक ये इक्विलिब्रियम पे है क्या? नहीं। बट एक बार ये शांत हो गया तो वापस ये कहां पे पहुंच गया? इक्विलिब्रियम पे पहुंचा। समझे क्या? जब कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस्ड स्टेट, पता होगा ना इक्विलिब्रियम का मीनिंग ऐसे बैलेंस्ड, ठीक है। तो जब कुछ चीज़ चेंज नहीं हो रही है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अगर कुछ चेंज कर दिया तो हम लोग उसको मतलब इक्विलिब्रियम से को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। एंड वापस जब वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम 2 आ जाएगा, ठीक है। लिख दो। हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, तुम लोग मेरे साथ थोड़ा थोड़ा लिखा करो बे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक रहती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग 2 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मास, सॉरी मास नहीं, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिपेंड्स ऑन अमाउंट। तुम लोग जो आपस में, मैं मुड़ने के बाद अगर तुम लोग बात करते देखे ना, मैं एक एक करके भगाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं इधर रहता हूँ तो तुम लोग क्या खुसर पुसर करते रहते हो बे, ध्यान दो ना। अब डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड इंटेंसिव में पहले से इन आता है, तो वैसे याद रखना इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। चलो भाई, इसमें मैं डायरेक्ट पहले कुछ नोट लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद तुम लोग मुझे कैटेगराइज करके दोगे कौन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, कौन अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फर्स्ट नोट, इनका मीनिंग एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल नहीं ले रहे, डायरेक्ट मतलब लिख रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर additive properties. Point number 2, ratio of 2 extensive properties is intensive. And third, properties having
properties having molar or specific or latent in their name are always क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिव। ठीक है, इनका मीनिंग अभी नहीं समझेगा, फटाक से लिखो, फिर एग्जाम्पल लेंगे एंड तुम लोग बताओगे एक्सटेंसिव कौन सा है, इंटेंसिव कौन सा है। ठीक है, ऐसा एक कैटेगराइजेशन ही करना। एग्जाम्पल के लिए 2-3 लाइन छोड़ के रखो। ठीक है, बहुत सारे एक के बाद जो में एक लिखते जाएंगे, 4 लाइन छोड़ देना एंड फिर बाद में ऐसे नीचे से कैटेगराइजेशन करना, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। ठीक है, ऐसे सेग्रीगेशन करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ मास। पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं मास से। बताओ मास अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता? करता है। या फिर देखो भाई, तुम लोगों को किधर भी कुछ दिक्कत होगी तो ऐसे 2 पानी के ग्लास अज्यूम करने के एंड इन दोनों को ऐड कर देने का। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मास चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। अमाउंट बढ़ाई, मास चेंज हुआ। एक्सटेंसिव है इंटेंसिव? एक्सटेंसिव, तो मास इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, ये 5 ml था, ये 5 ml था, ये कितना बनेगा? 10 ml ना। अमाउंट चेंज कर दी, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड हो गया, तो भाई वॉल्यूम इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर इंटेंसिव ना। ये देखो भाई, ये 25 डिग्री पे था, ये 25 डिग्री पे था, ये 50 डिग्री बनता है क्या नहाने के लिए? नहीं ना, नहीं तो पता चल रहा है कि 2 ग्लास का पानी मिक्स कर दिया, अभी नहाने स्टार्ट कर लिया, ऐसे होता है क्या? नहीं होता, बराबर। तो टेम्परेचर इज अ नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों को मिक्स करने के बाद इसका टेम्परेचर भी कितना रहता है? 25 ही रहता है। तो टेम्परेचर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? डेंसिटी, डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो भाई, वाटर की, इसकी वाटर की डेंसिटी है 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। अगर दिक्कत होगी तो फॉर्मूला थोड़ा सा सोचने का, एडिशन नहीं करना होगा, आ रहा होगा तो फॉर्मूला सोचने का। फॉर्मूला क्या रहता है भाई डेंसिटी का? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास और वॉल्यूम ये दोनों के दोनों कौन सी प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव, एंड रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंटेंसिव। तो डेंसिटी क्या बन गया? ये देखो भाई, पहले पानी के 2 ग्लास, वो एक इजी मेथड है, नहीं तो फिर रेशियो, दोनों में से एक कुछ तो सोचने का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, इसमें 1 मोल था, इसमें 1 मोल था, इसमें कितने होंगे भाई? 2 होंगे ना भाई, एडिटिव है। अरे बराबर ना, मोल्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे, ऑब्वियसली, सेम तो नहीं रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट, मोलार मास। पहली बात तो डायरेक्ट नोट पे से भी याद रख सकते हो, इंटेंसिव है। ठीक है, एंड मोलार मास का फॉर्मूला रहता है मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। याद है क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। तो मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के दोनों क्या हो गए? एक्सटेंसिव। रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंटेंसिव। तो मोलार मास, या फिर रूल नंबर 3 इजी है ना भाई, समझ पा रहे हो? स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटेंसिव, समझ में आ रहा है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटेंसिव। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट डेंसिटी। डेंसिटी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ही नहीं था लगता है, डेंसिटी। अरे डेंसिटी के बदले इंटेंसिव लिख दिया था। तुम लोगों का क्या ध्यान रहता है लेक्चर में? अब डेंसिटी के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहे? वो वर्ड्स आ गए तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, वो निकल गया तो एक्सटेंसिव। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट प्रेशर। ठीक है,
अब प्रेशर के लिए कौन सा फॉर्मूला, या फिर पहले मोलारिटी लेते हैं, रुको भाई। मोलारिटी क्या लगता है? मोलारिटी इंटेंसिटी, उसके नाम में ही मोलार आ गया, ठीक है, मोलारिटी। तो मोलारिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, दोनों का रेशो इंटेंसिव। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर पानी के गिलास से तो सोच नहीं पाएंगे, तो जरा कुछ अलग सोचता है। प्रेशर का फॉर्मूला, अच्छा फोर्स बाय एरिया, ओके, फोर्स बाय एरिया। फोर्स कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? एक्सटेंसिव है इंटेंसिव? एक्सटेंसिव अमाउंट बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा ना भाई। मेरे डबल वजन का अगर इंसान ला के रखूँ और वो फोर्स जितना लगेगा उतना मैं लगा पाऊंगा क्या? नहीं। तो अमाउंट बढ़ गई तो फोर्स बढ़ गया। एरिया एक्सटेंसिव ना, अमाउंट बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों का रेशो फोर्स अपॉन एरिया क्या बनेगा? इंटेंसिव। तो ये भी बन गया इंटेंसिव। समझ पा रहे हो? प्रेशर, ठीक है, लिख दो। चलो चलो हो गया, डन। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, सॉरी टाइप्स ऑफ फंक्शन। प्रोसेस हो गई ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ functions. Number one is state function and number two is path function. Path function. तो state function depends on initial and final state only, ठीक है। state function के आगे लिखेंगे depends on initial and final state only, ठीक है। तुम लोग बातें करना बंद करो, तेरा आवाज मुझे इधर तक आ रहा है। हाँ ओके, तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली। अब पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर बताने जाऊं पहले, स्टेट और पाथ का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो देखो भाई, अपना विराज है, ठीक है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। क्या बोल रहे हो? कुछ भी। अब देखो भाई, तो अब विराज सीधा गया, ठीक है, 50 मीटर का डिस्टेंस है ये लेट से, ठीक है। विराज ने कुछ तो पी लिया एंड ऐसा गया। अब वो विराज का क्या पसंदीदार चीज है वो मुझे पता नहीं है ना, रुके। हाँ तो ऐसा कुछ, एंड फिर किसी दिन विराज ने बोला कि ऐसे घूम घूम के जाता है, ऐसे थोड़ा सा किसी के साथ था, घूम रहा था, जल्दी जाना नहीं था, ऐसा गया। समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, इन तीनों पाथवेज में, ठीक है, विराज का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 50, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो सेम है कि डिफरेंट है? तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ए एंड बी, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल डिपेंड ऑन पाथ टेकन। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस ये पाथ फंक्शन हुआ या स्टेट फंक्शन? पाथ फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट, अंतर समझ में आ रहा है? ओके, अब अपने को केमिस्ट्री के एग्जांपल्स देखना है, ठीक है। पहली बात, केमिस्ट्री में एकदम सिंपल है, पाथ फंक्शन याद रखना। पाथ फंक्शन के सिर्फ दो ही एग्जांपल्स हैं, हीट, हीट का सिंबल क्या है बे? क्यू, वेरी नाइस, एंड वर्क डन। वर्क डन का सिंबल
W, ये बाद में हम लोग अच्छे से प्रूव करेंगे, अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा एग्जांपल लेके बता भी दूंगा, बट स्टिल बाकी तुम लोगों को जितने भी फंक्शंस याद आएंगे, U था इंटरनल एनर्जी, H रहता है एंथैल्पी, S रहता है एंट्रोपी, एंड G रहता है गिब्स फ्री एनर्जी। उसके बाद प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें क्या रहती है, पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, समझ पा रहे हो, ठीक है। बट Q एंड W ये क्या है, पाथ फंक्शन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो भाई, अगेन यहाँ पे W मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी चेंज ना। पहले भी W में मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज किया क्या, नहीं। कंप्रेस करते वक्त गैस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी कि रिलीज करेगी, एक्सपांड करते वक्त गैस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी या रिलीज करेगी, वो हम लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब देखो भाई, तो एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग में यहाँ पे लिफ्ट है, ये टेरेस है, तुम लोग टेरेस पे खड़े हो, विराज, ठीक है, विराज है, ठीक है। अब देखो भाई, बिल्डिंग में ऐसे सीढ़ियाँ भी है, ठीक है, बिल्डिंग में सीढ़ियाँ भी है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। अब विराज के पास नीचे आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तीसरा भी है, मतलब जेई के बाद आ सकता है वो भी, बट जेई के पहले तक 2 ही है लेट अस से, ठीक है। पहला रास्ता क्या है, लेफ्ट से नीचे है। दूसरा रास्ता क्या है, तीसरा रास्ता किसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी, है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी हम लोग ये देखो भाई, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग देख रहे हैं। अगर तुम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो सब में एनर्जी की वैल्यू सेम ही होगा, सॉरी वर्क डन की वैल्यू सेम ही आएगी, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे हम लोग एनर्जी देख रहे हैं, तो एनर्जी किसमें सबसे ज़्यादा लग रही है, सीढ़ियों में। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन, समझ में आ रहा है, पक्का, ओके। तो जो पाथ लेंगे उसके अकॉर्डिंगली वर्क डन भी चेंज होता है, ठीक है। ये लिख दो, एंड स्टेट फंक्शन में याद रखना क्या हुआ, ये छोड़ो, स्टेट फंक्शन में याद रखेंगे स्टेट फंक्शन पॉइंट नंबर 1, स्टेट फंक्शन में ये ट्रू रहता है। पॉइंट नंबर 1, चेंज इन फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। अब तो चेंज मतलब वही, मतलब अगर विराज की मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालूँ, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वो बिल्डिंग में से कोई भी पाथ पे ले ले, डिस्प्लेसमेंट चेंज होने वाला है क्या, नहीं, समझ में आ रहा है। मतलब वो बिल्डिंग की जितनी हाइट रहेगी उतना उसका डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन में चेंज जो रहता है, कितना पाथ ट्रैवल किया या फिर कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा कुछ एक ग्राफ दिखा रहे हैं। एक ग्राफ है ऑफ सम फंक्शन फाई चलेगा, फंक्शन है फाई, ठीक है। अब ये फाई फंक्शन पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, सीधा जा सकता है, घूम के जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, बट इसका चेंज ए बी, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, ठीक है, ध्यान से देखना। डेल्टा ए बी फॉर फर्स्ट पाथ, डेल्टा ए बी फॉर सेकेंड पाथ, डेल्टा ए बी फॉर थर्ड पाथ। किसमें सबसे ज्यादा, किसमें सबसे कम, स्टेट फंक्शन है,
हाँ सेम रहेगा ना, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट जैसा है वो, तो किधर से भी जाए कैसे भी जाए, इसका चेंज कभी चेंज होगा क्या? नहीं, इतना इसका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड इज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ, इसका मीनिंग बता रहा हूं, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज, चलो देखते हैं। देखो भाई कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, विराज चलते चलते पॉइंट बी पे पहुंचा, फिर पॉइंट सी पे गया, फिर डी पे आया एंड वापस ए पे आया। व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट? साइक्लिक इंटीग्रेशन मतलब इन सबके एडिशन, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, इतना पता है, इतना पढ़ लिया है। तो इन सबके एडिशन, साइकिल में अगर कोई प्रोसेस हो रही है, कौन सी प्रोसेस? स्टेट फंक्शन वाली, ठीक है, तो उसका चेंज हमेशा कितना रहेगा? 0, ठीक है। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज 0, ठीक है। देखो चलो भाई, नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसमें लिखना बातें बंद। प्रोसेस इज सेड टू बी एट इक्विलिब्रियम, प्रोसेस इज said to be at thermodynamic equilibrium, a process is said to be at thermodynamic equilibrium, is said to be at thermodynamic equilibrium, is said to be at thermodynamic equilibrium when it is in thermal, mechanical and chemical equilibrium. When it is in said to be at thermodynamic equilibrium when it is in thermal, mechanical and chemical equilibrium. Thermal, mechanical and chemical equilibrium. इक्विलिब्रियम पे मतलब क्या होता है बे? कोई चीज़ चेंज होती है क्या? नहीं होती। Now what is the meaning of thermal equilibrium? क्या चेंज नहीं होगा? Okay. Thermal equilibrium is constant temperature process. वो फैन ऑफ कर दो, अभी कूलिंग हो गई है। Constant temperature process. Mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium, इसका मीनिंग, अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ पिस्टन ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। तो इसका मीनिंग होता है कांस्टेंट प्रेशर। क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर। ये समझ में आ रहा है? कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो क्या कांस्टेंट रहता है? हाँ, और अच्छे से कुछ, केमिकल रिएक्शन अगर नहीं हो रही है तो क्या कांस्टेंट रहेगा केमिकल्स का? क्या क्या बोल रहे हो? नहीं, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहां पे कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रहता है, ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मतलब इसमें मोल्स कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तुम लोग पहले वॉल्यूम बोल रहे थे, बट वो वॉल्यूम बाद में होता है ना। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहने की वजह से मोल्स एंड वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, वो थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स थे ना, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर देना बे, वो भूल गया था। N1 N2 नंबर ऑफ मोल्स, वेरिएबल्स में नंबर ऑफ मोल्स भी रहते हैं, ठीक है, वो भी चेंज हो सकता है।
ओके, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल में n1 n2 p1 v1 t1 एंड p2 v2 t2, उधर n1 और n2 भी ऐड करना है, ठीक है, लिख दो ये। चलो अब लिखना स्टार्ट करो, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। बाद में वो गरबा का डिस्कशन बाद में कर रहा है, अब हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। चलो यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा हूँ, घर वालों को बोलो हर महीने के पॉकेट मनी से 100 रुपए कैंसिल करें। 8 महीने का EMI लो, पॉकेट मनी नहीं मिलती, इतने गरीब हो। अरे रे, तो अभी मतलब घर वालों के सामने कटोरा ऐसे निकालना है। उनके ही घर का ऐसे है कि अब देखो क्या मैम, नहीं डिमोटिवेट नहीं थे, वो बोल रहे कि पॉकेट मनी नहीं मिलती, तो मैंने बोला घर वालों के सामने वैसे कटोरा अभी ले लेना है, ठीक है, हाँ यस ऐसा, और कुछ नहीं, अरे चलता यार। अरे फीस में कौन से फीस में से काटो सालो, वो कॉलेज वाले लेते हैं। नहीं ऐसे आना सब लोग मस्त है एकदम, ठीक है। हाँ तो अरे 1000 रुपए था, हम लोगों ने 200 पहले ही कम कराया है, बस क्या। अरे सच्ची राउंड फिगर भी रहती है ना 1000 रुपए, वो हम लोगों ने 200 ना मैम, अरे सच्ची तुम्हारी कसम। चलो अब टाइप्स ऑफ प्रोसेस, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, चलो बस यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोसेस में सबसे पहले प्रोसेस रहती है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, ध्यान देंगे इसमें हम लोग थोड़े बहुत ग्राफ्स भी देखने वाले हैं, ठीक है। आइसो मतलब कांस्टेंट, ठीक है, अदानी। आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब, अरे अदानी क्या हुआ तेरे को ऐसे ए, तेरा पेन तेरे एरिया में रख दे। अब यहाँ पे तो क्या हुआ, कुछ अलग मत करो यार, उधर देखो। हाँ, अब आइसोथर्मल, आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब हीट, ठीक है, बट यहाँ पे ये टेम्परेचर रहता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स कांस्टेंट, ध्यान दो भाई, टेम्परेचर प्रोसेस, बातें बंद यहाँ पे, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कोई तो बातें कर रहे हैं, रुको ना, चुप है इधर। अब यहाँ पे इसमें टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो अपना वेरिएबल क्या हुआ, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल, ठीक है। अब देखो भाई, इनिशियली लेट अस से कि टेम्परेचर 25 डिग्री था, मैंने कुछ प्रोसेस की, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर 25 डिग्रीज ही है, आइसोथर्मल, समझ में आ रहा है। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, 0। तो इसमें क्या 0 रहता है ऐसा पूछा, तो डेल्टा टी इज, डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, छोटा चेंज भी रह सकता है, छोटे चेंज को दिखाने के लिए हम लोग स्मॉल डेल्टा डी यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। तो dt क्या होगा, dt तो बड़ा चेंज डेल्टा टी वो भी 0 एंड छोटा चेंज dt वो भी 0। अभी टाइम पास नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब वेरिएबल क्या है, मैंने बोला प्रेशर एंड वॉल्यूम। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम कम होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जब प्रेशर कम किया जाता है तो वॉल्यूम। तो प्रेशर देखो, बातें बनना, प्रेशर कम कर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, या फिर प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरी नाइस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सम कांस्टेंट के बाई वी, पी इज इक्वल टू के बाई वी, इसमें कोई दिक्कत, ओके। अब हम लोग को इसका ग्राफ प्लॉट करना है, जरा ध्यान दो, अच्छे से सोचना, अपने छोटे दिमाग पे जोर लगाओ। ग्राफ ये देखो भाई, जिनको ग्राफ समझ में आ गया ना, उनका आधा काम तो वहाँ पे निपट जाता है। मतलब ये लॉजिकल चीज़ है, ये ऐसे रटने वाली चीज़ नहीं, ये अंदर से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बातें मत करो अभी लास्ट में, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर या नीचे,
तब वॉल्यूम कम है, बहुत कम है। वॉल्यूम कम मतलब राइट या लेफ्ट? लेफ्ट, वेरी नाइस। देखो हाँ, ध्यान दो, जब प्रेशर बहुत ज्यादा है मतलब ऊपर, तो वॉल्यूम बहुत कम है, ऐसे जीरो के नजदीक। जब प्रेशर बहुत कम है, कम मतलब ऊपर या नीचे? नीचे, तो वॉल्यूम बहुत लेफ्ट या राइट? समझे? एंड ये ऐसा ग्राफ है, समझ में आ रहा है? इस ग्राफ को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब अगर मैं इस ग्राफ में ऐसा एरो बनाऊं, तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। वॉल्यूम कुछ दिमाग में घुस रहा है? पक्का? ओके। अब ये ग्राफ किसको रिजेंबल कर रहा है? देखो ये ग्राफ y मैंने कैसे अज्यूम किया? y मतलब प्रेशर कौन से एक्सिस पे है? y एक्सिस पे है, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम लोग बोलते हैं m अपॉन v कौन से एक्सिस पे है? तो y इज इक्वल टू m बाई एक्स। ये इक्वेशन रहती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ये तुम लोगों को मैथ्स में सिखाया जाएगा। मैंने जस्ट एक बेसिक आइडिया देकर रख दी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अब इसके बाद v बाई टी का ग्राफ बना रहे हैं। किसका ग्राफ बना रहे हैं? v बाई टी, v वर्सेस टी, सॉरी। वॉल्यूम फर्स्ट ग्राफ से सेकंड ग्राफ बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? फर्स्ट ग्राफ में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये मत भूलना, वो पढ़ रहे हैं ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर हिलने वाला है क्या? इधर से, बट वॉल्यूम नीचे से, क्योंकि बढ़ रहा है ना। ये समझा इनको कैसे कन्वर्ट किया? टेम्परेचर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है। फर्स्ट ग्राफ को देखते हुए समझ में आता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब ऊपर जाएगा। नेक्स्ट, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। फर्स्ट ग्राफ से थर्ड ग्राफ बनाना है। फर्स्ट ग्राफ में प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। कैसे दिखाओ ग्राफ? वेरी नाइस, ऊपर से नीचे, एरो की पोजीशन डाउनवर्ड्स। ये समझे क्या? पक्का? नेक्स्ट, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मतलब कांस्टेंट, बार मतलब प्रेशर का यूनिट, बार। कुछ अलग मत सोचो सालो। हाँ नहीं तो दिमाग ही खराब है। आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना, तो इनिशियल प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर था, फाइनल भी 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। तो इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो डेल्टा पी 0। ये समझ में आ रहा है? डेल्टा पी 0, चेंज नहीं हो रहा है, बड़ा चेंज नहीं है, ना ही छोटा चेंज है, मतलब डीपी 0। समझ पा रहे हो? डेल्टा पी डीपी बोथ आर 0। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फर्क है, वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? ओके। अब जरा ध्यान दो भाई, तुम लोगों ने कभी ऐसा देखा क्या? कभी टीवी पे मैंने एक बलून उठाया एंड इस बलून को फ्रिज में रख दिया, किया है कभी तुम लोगों ने ऐसा? घर पे जाके करना, ठीक है। जब बलून को हम लोग फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में टेम्परेचर ज्यादा रहता है कि कम रहता है? कम रहता है। कौन सा ज्यादा है? कम रहता है, ठीक है। तो बलून ऐसे सिकुड़ जाता है, इतना भी नहीं, रुको, ऐसे मतलब छोटा हो जाता है। ए समझ में आ रहा है? ये घर पे जाके ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। वो उधर प्रीत ना उसका नाम है, देखना कभी इधर से जरा देखना। हाँ, अब उसी बदले इसी बलून को जो ऐसे श्रिवल हो गया, छोटा हो जाए, उसको तुम लोगों ने फ्रिज में से बाहर निकाला। फ्रिज में से बाहर निकालेंगे तो वॉल टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब तुम्हारे आंखों के सामने ऐसे ना अपने आप बढ़ना स्टार्ट होता है, ऐसे फूलना स्टार्ट होता है। ऐसे देखा कि तुम लोगों ने टीवी पे नहीं देखा है? यूट्यूब पे जाके सर्च मारना, नहीं तो घर पे बलून रहेगा तो घर पे जाके ट्राई करना, ठीक है। अब तो देखो भाई, टेम्परेचर कम करने से बलून का वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम होता है। या फिर फ्रिज में से बाहर निकाला, टेम्परेचर बढ़ाने से बलून का वॉल्यूम भी बढ़ता है, अपने आप बढ़ता है, ऐसे आंखों के सामने दिखता है बढ़ते हुए। समझ में आ रहा है? ठीक है।
तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो या फिर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू KT, समझे। अब देखो बहन, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ ऑफ V बाई टी का, ठीक है। ग्राफ ऑफ V बाई टी, ध्यान दो, V कौन से एक्सिस पे है, Y एक्सिस पे, T कौन से एक्सिस पे, X। तो ये K क्या बन गया, Y इज इक्वल टू mx, कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की है, समझ में आ रहा है। इसमें कोई इंटरसेप्ट है क्या, तो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, प्लस सी रहता है तो इंटरसेप्ट रहता है, इसमें कुछ प्लस सी है क्या, सिर्फ y इज इक्वल टू mx है, मतलब दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दी, एंड इक्वेशन कौन सी है, स्ट्रेट लाइन की, तो ऐसे इक्वेशन आएगी। ये समझा। इस ग्राफ का स्लोप कितना रहता है, हाँ, नहीं ये tan 45 नहीं है, ये तुमको कैसे पता 45 डिग्री है, tan थीटा रहता है। पहली बात तो tan थीटा रहता है, 45 डिग्री नहीं, ऐसे नहीं, वो गलत है, ठीक है। दूसरा बात, इस ग्राफ का स्लोप जो है वो m है, विच इज k, कांस्टेंट है। इस ग्राफ का स्लोप जो है वो k है, ठीक है। चलो भाई, इसमें टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ाए कि कम करे, कुछ तो एक बताओ, कम करे, चलो कम करे, ठीक है। अब देखो भाई, अभी हो गया कम। अब लेट अस से कि मैंने प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ लिखा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, कम हो रहा है, लाइन कैसे आएगी, करेक्ट। प्रेशर कांस्टेंट है, जरा देखो भैया नीचे कैसे है। अब प्रेशर हिल रहा नहीं है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होगा तो इधर ऐसे कम होगा ना, ये समझे, तो ऐसा ग्राफ आएगा, समझ पा रहे हो, पक्का। नेक्स्ट, अब उसी बदले वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर हो गया ना, प्रेशर ये हो गया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ओके। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो रहा है बे, फर्स्ट ग्राफ से बना रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा, बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बे, इट इज अ ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थियरी में अगर लिख के दिया तो ये समझ में आ जाएगा ना, पैरेलल है एक्स को, ओके। ऊपर वाले ग्राफ किसको पैरेलल थे, वाई एक्सिस को थे, समझ में आ रहा है। फिर बाद में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा जा सकता है, ये दोनों ग्राफ डिक्रीजिंग है, ऊपर वाला पहला वाला इंक्रीजिंग था, दूसरा वाला बाजू वाला डिक्रीजिंग था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आइसोबैरिक के बाद हम लोग पढ़ने वाले आइसोकोरिक, थर्ड वन इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, इनिशियल अगर 10 लीटर है तो फाइनल भी 10 लीटर है, ठीक है। तो आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0, या फिर डीवी भी कितना होगा, 0, समझ पा रहे हो। अब देखो भाई, सॉरी, मैंने एक कंटेनर में गैस है एंड इस कंटेनर को हीट करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया, हीट। अब इस कंटेनर को जब हीट करूंगा तो इसके अंदर की गैस कंप्रेस होगी या एक्सपांड होगी, एक्सपांड होगी। तो ये कंटेनर एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, हो पाएगा क्या, तो देखो भाई, कभी मतलब तुम लोगों ने किसी बॉटल के अंदर ऐसे फूक मारने की कोशिश, ऐसे ब्लो करने की ना, ऐसे बिस्लरी की, अपने वो टपर वेपर की नहीं, वो एकदम मोटी बॉटल रहती है, ऐसे पतली सी बॉटल है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या होते जाती है बॉटल, नहीं होगी, इतना बलून नहीं है भाई, कैसे फूल जाएगा, ठीक है। वो कड़क होती है, जनरली वो बॉटल इजीली प्रेस हो सकती है, बट उसको अगर हम लोग जबरदस्ती फूक मारेंगे तो कड़क होती है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे अगर अंदर की गैस ऐसे एक्सपांड होने की कोशिश करेगी तो ये कंटेनर क्या हो जाएगा, कड़क हो जाएगा।
कड़क होना मतलब उसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, प्रेशर। समझ में आ रहा है? देखो भाई, हीट करने से कोई भी गैस ऐसे एक्सपांड होने की कोशिश करती है, एक्सपांड होते होते फिर बाद में वो कंटेनर के ऊपर क्या एक्सर्ट करेगी, प्रेशर। तो हीट ना, वो ऊपर बताया था, कोई टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, वही कंसेप्ट है। बट अभी वॉल्यूम हम लोगों ने क्या कर दिया, फिक्स किया कर दिया। यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स दिख रहा है, ये बढ़ सकता है क्या, नहीं। तो कंटेनर को ऐसे प्रेस करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से अंदर क्या बढ़ेगा, फॉलोड। उसी बदले ठंडा करने से गैस का वॉल्यूम फ्रिज में रख दिया तो क्या होता है, गैस वॉल्यूम कम होता है। मतलब इसके ऊपर जो पहले प्रेशर था वो धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। मतलब प्रेशर डिक्रीज जब टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर, ये सबको समझ में आ रहा है पक्का? ओके। तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, या फिर टेम्परेचर कम करने से प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर इज इक्वल टू KT। अब मुझे P वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट करना है। बाहर से आ रहा है क्या? ओके ठीक है। अब चलो मैं बताओ, P कौन से एक्सिस पे है, Y एक्सिस पे है। T कौन से एक्सिस पे है, K कौन से, क्या बनेगा, कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी, ऐसे ओरिजिन से स्टार्ट होगा एंड ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका स्लोप कितना होगा, K। स्लोप M रहता है, जो कि इस इक्वेशन में क्या है ना, वो P वर्सेस T का ग्राफ है ना, Y और X का नहीं है। समझे क्या? ठीक है, ओके। चलो अभी बढ़ाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर को, ठीक है? पहले कम किया था, अभी बढ़ाते हैं। अब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बताओ। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे? ऊपर जाने वाली। प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ेगा ना, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम इधर उतना ही, जिस पॉइंट पे उतना ही, बढ़िया ऐसे ऊपर बढ़ेगा। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, वॉल्यूम कैसे चेंज नहीं हो रहा है एंड प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। वॉल्यूम लेफ्ट राइट में, देखो वॉल्यूम राइट में बढ़ेगा, लेफ्ट में जीरो की तरफ कम होगा, ये जीरो रहता है, तो वॉल्यूम इस तरफ जीरो है, इस तरफ बढ़ते जा रहा है, ऐसे सीधा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। एंड प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब नेक्स्ट V वर्सेस T, V वर्सेस T। अब ये ग्राफ कैसे आएगा, देखो पहले ग्राफ से बताना है, टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, पहले ग्राफ में बढ़ रहा है, ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ऊपर जाते वक्त, नीचे जाते वक्त, लेफ्ट या राइट, राइट जाते वक्त। समझ में आ रहा है सबको? तो ये ऐसे राइट डायरेक्शन में बढ़ेगा, वॉल्यूम उतना ही रखने का है, तो उसको चेंज मत करो। ये ग्राफ समझ में आ रहा है? चलो आगे, लास्ट प्रोसेस एडियाबेटिक, उसमें ग्राफ्स नहीं पढ़ना है, ठीक है? उसमें ग्राफ्स बाद में आगे पढ़ाऊंगा, तब बता दूंगा थोड़ा सा। चलो भाई नेक्स्ट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। हेडिंग लिखेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलो देखो जरा, वो स्लो कर दो, स्लो कर दो, स्लो कर दो। अब इसका मीनिंग देखो भाई, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहली बात तो वो समझ में आ रहा होगा कि एक रिवर्सिबल है, दूसरी इरिवर्सिबल है, ठीक है? इसमें डायरेक्ट हम लोग ऐसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ने वाले, ठीक है? ध्यान देंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान दो, इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो, दोनों में डिस्टिंग्विश टाइप में लिख रहे हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, कैन बी रिवर्स्ड, कैन बी
reversed along the same path. ठीक है, यहां पे cannot be reversed along same path. अब इन दोनों प्रोसेस का मीनिंग समझते हैं, ध्यान देंगे सब जन, ठीक है। एक बीकर है, ये थोड़ी छोटी डायग्राम रहने वाली है, दूसरी वाली थोड़ी बड़ी रहने वाली है। एक बीकर है, इसके अंदर कोई एक, ये क्या है भाई, गैस है। इसके ऊपर मैंने 1-1 किलो के ऐसे सैंड बैग्स रख दिए, इसके अंदर सैंड भरी हुई है, 1 किलो यहाँ पे, 1 किलो यहाँ पे, समझ पा रहे हो। एट ए टाइम ऐसे रख के छोड़ दिया। इस गैस के पास टाइम भी रहेगा क्या ऐसे उसको उठाने का, फटाक से पिस्टन क्या हो जाएगा, कितने स्टेप पे नीचे जा रहा है, सिंगल स्टेप में, ओके। एंड तो ये प्रोसेस रिवर्स में जाने का कोई भी चांस है क्या, नहीं, इट इज नॉट रिवर्सिबल। ये एकदम ऐसे फटाक से नीचे आ गए, वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा या कम हुआ, कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, ओके, ठीक है। अब इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से तुम लोग को समझेगा ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। जरा अच्छे से देखो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। जरा फर्स्ट केस, पहले वॉल्यूम ज़्यादा था या कम था, ज़्यादा था। वॉल्यूम ज़्यादा था मतलब ग्राफ कौन से डायरेक्शन में था, लेफ्ट या राइट, राइट। एंड वो सैंडबैग्स रखने से पहले प्रेशर ज़्यादा था या कम था, कम था। तो इनिशियली प्रेशर कम था और वॉल्यूम, समझे, अचानक से सैंडबैग्स रख दिए तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा या ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गया, ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गया। जब सैंडबैग्स रखी तब वॉल्यूम फटाक से चेंज नहीं हुआ बे, फटाक से क्या चेंज हुआ, स्टेप 1 प्रेशर शूट हुआ। प्रेशर जैसे ही उस गैस ने फील किया उसके बाद वो गैस क्या हो गई, कंप्रेस हो गई ना। अरे जब सैंडबैग रखा अचानक से प्रेशर बढ़ा, उसके बाद वो सैंडबैग ऐसे ऑल ऑफ अ सडन कंप्रेस हो गई, समझ पा रहे हो ये। तो ये सैंडबैग ऑल ऑफ अ सडन ऐसे कंप्रेस हो गई, क्या हुआ ये सैंडबैग ऑल ऑफ अ सडन ऐसे कंप्रेस हो गई। पहले प्रेशर बढ़ा फिर वॉल्यूम, समझा, इसमें कोई दिक्कत। ये हो गई अपने कंप्रेशन की प्रोसेस। लेट अस से कि मैं इसको उल्टा लेके जा रहा हूं, अब मैं उसको उल्टा लेके जब जाऊंगा तो पहले क्या करूंगा, प्रेशर कम करूंगा ऑब्वियसली। अब प्रेशर जब मैं कम कर रहा हूं तो वॉल्यूम फटाक से चेंज होगा क्या ना। मैंने ऐसे ऑल ऑफ सडन से उठा ली तो गैस तो आराम से ऊपर आएगी ना भाई, समझा। तो मैंने फटाक से इसको उठा लिया तो प्रेशर ऑल ऑफ अ सडन ऐसे वापस कम हो गया और फिर बाद में वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। तो प्रेशर कम करने के बाद वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसा कुछ होगा। अब ये रेड लाइन की उल्टी प्रोसेस ग्रीन लाइन है, सेम पाथवे फॉलो कर रहे हैं क्या, नहीं ना। रेड और ग्रीन लाइन इंटरसेक्ट हो पा रही है क्या, एक ना, मतलब ये देखो भाई सेम पाथवे मतलब क्या, ग्रीन लाइन अगर ऐसे रहती तो रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल में जा रहा है क्या, मैं क्या अपडेट कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, ओके। तो ये जो ग्रीन लाइन है वो क्या हो गई, रिवर्सिबल प्रोसेस की होगी कि इरिवर्सिबल की। तो ये पूरा ग्राफ रिवर्सिबल का है कि इरिवर्सिबल का है, मैंने क्या अपडेट की, समझ में आ रहा है। अब दूसरी प्रोसेस ध्यान दो, ये ऐसे ऑल ऑफ अ सडन अचानक से वजन रखने के बदले मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो। मैंने तुम लोगों को एक काम दिया, मैंने वो 1 किलो की बोरी ओपन की, समझ रहे हो कुछ, इसके अंदर गैस है,
अब मैंने बोला तुम लोगों के पास 1 किलो सैंड है, 1 ग्रेन रखना है। समझ में आ रहा है? मेरी तुम लोगों के साथ दुश्मनी है। मैंने बोला 1 ग्रेन जब तक खत्म नहीं होता तब तक तुम लोग 1 ऐड करते रहोगे। समझ में आ रहा है? 1 ग्रेन से बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? अब ये प्रोसेस में कितनी स्टेप्स आ गई? बहुत सारी आ गई। इनफाइनाइट बोल दो हाइपोथेटिकली ना, 1 किलो सैंड भी मतलब भाई बहुत हो जाएगी। मैं ऐसे लाखों करोड़ों तो रहेंगे ही। समझ में आ रहा है? करोड़ों के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके तुम लोग ऐसे 1 सैंड का टुकड़ा इसके ऊपर रखते जाओगे। हाँ सॉरी, इसमें जो वर्क डन हो रहा है उसको क्या बोलने का? W ना, इसमें जो वर्क डन हुआ उसको क्या बोलने का? W। अब यहां पे 1 ग्रेन से बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। कुछ समझेगा भी क्या? नहीं। बराबर। देखो भाई, यहां पे जो वॉल्यूम चेंज हुआ, इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनल वॉल्यूम इतना है। ये वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत ज्यादा है तो उसको चेंज को क्या लिखते हैं? डेल्टा वी लिखते हैं। अब यहां पे जो वॉल्यूम चेंज होगा तुम लोगों को दिखेगा भी क्या? बट होगा कि नहीं होगा? एकदम ना के बराबर, बट कुछ तो होगा ना, एकदम थोड़ू सा। उस थोड़ू से वॉल्यूम चेंज को क्या बोलने का? हाँ, अब समझ में आ रहा है तुमको। इसे क्या बोलने का? ना के बराबर है वो। समझ में आ रहा है? एंड इस थोड़े से वॉल्यूम चेंज की वजह से, इस थोड़े से 1 ग्रेन की वजह से कुछ तो वर्क डन होगा। उस थोड़े से वर्क डन को क्या बोलने का? DW। क्या बोलने का? मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब वापस 1 ग्रेन रखा, वापस रखा, वापस रखा, वापस वापस वापस, ऐसे करते करते हम लोगों ने पूरे 2 किलो ग्रेन्स रख दिए। एंड फिर बाद में ये ऐसे नीचे आया। ये समझ पा रहे हो? पक्का? अब यहां पे ये थोड़ा थोड़ा जो वर्क डन हुआ, ये सारे वर्क डन की वैल्यूज क्या है? DW। नाउ व्हाट इज द टोटल वर्क डन? हाँ, ओके, और अच्छे से इसमें टोटल वर्क डन कितना लिखेंगे? नहीं, अरे यार। ओके, तो टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ DW। इन सबको ऐड करना पड़ेगा। DW प्लस DW प्लस DW प्लस DW, ऐसे सब कुछ ऐड करते रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। मैंने क्या बोला, समझा? पक्का? फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? फ्रॉम W1 पहले W से लास्ट W तक, W2 लेने से फाइनल W। समझा? पक्का? ओके। अब इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करने जाऊं, ध्यान दो भाई, इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करने जाऊं, P वर्सेस V, पहले प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत कम? प्रेशर बहुत कम, वॉल्यूम बहुत इधर था। लेट से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, इसके लिए थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया, थोड़ा। ये समझ पा रही हो क्या कर रहा हूँ? वापस देखो, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। मैं थोड़ा अच्छे से थोड़ी बड़ी डायग्राम बनाता हूँ, चलेगा? वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो रहा है, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम। ड्राइविंग फोर्स इज एंड अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स and opposing force. Differs by finite amount. Driving force is opposing force प्लस एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स किसका है अभी यहाँ पे? हाँ, 1 kg का है, ऊपर से डाला हुआ है ना वो। ठीक है, ओके नेक्स्ट।
हाँ, तो अपने रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन हाउ मेनी स्टेप्स? इनफाइनाइट स्टेप्स, ठीक है। एंड ये जो है सिंगल स्टेप प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस स्लो है? ओके, वेरी स्लो, रिवर्सिबल। एंड दूसरी वाली इंस्टेंटेनियस है, फटाक से हो जाती है, इंस्टेंटेनियस है। नेक्स्ट, हाँ, ये प्रैक्टिकल कौन सी है बे? रियल लाइफ में कौन सी प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं? सेकंड वाली, बराबर। ये इमेजिनरी है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो भाई एक एक ग्रेन रख पाए, इमेजिनरी। एंड ये वाली रियल है, ठीक है। नेक्स्ट, सेवेंथ, कहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहने वाला है? रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में, ठीक है। सिस्टम इज ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। एंड यहाँ पे यस, सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम in initial and final state, ठीक है। ये जल्दी जल्दी लिखो, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद 8, कहाँ पे वर्क डन बहुत ज़्यादा होने वाला है? वर्क डन मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट वाले में, ठीक है। वर्क डन इज मैक्सिमम, वर्क डन इज मैक्सिमम। एंड दूसरे वाले में यहाँ पे वर्क डन इज मिनिमम, वर्क डन इज मिनिमम, ठीक है। तुम लोगों ने कभी ऐसे जिम विम देखी है? देखिए, मतलब गए हो? ओके, देखो जिम में ना, हाँ, जिम में ना 2 लोग रहते हैं ऐसे, ठीक है। एक जो है ना ऐसे ऐसे बड़े बड़े वेट्स उठाएंगे और ऐसे देखा, ऐसे ऐसे एकदम ऐसे, और ऐसे 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 हिल हिल के करे ऐसे, ठीक है। एंड दूसरे वाले रहते हैं जो है ना ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे प्रॉपरली उठाएंगे ऐसे पूरा, ठीक है। कौन सी मेथड प्रॉपर रहती है? हाँ, ठीक है। जब तुम लोग ऐसे ऐसे करते हो ना, तो ये फास्ट हो गई, तो इसमें मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है या मिनिमम वर्क डन हो रहा है? मिनिमम हो रहा है। ऐसे फटाक से उठा लिया ना। बट कोई चीज़ ऐसे है ना, ऐसे मतलब तुम लोग को देखो भाई, तुम लोग भी ट्राई करना चाहिए, तो ठीक है। तुम लोग ऐसे ना 15-20 किलो पकड़ना और उसको ऐसे फटाक से उठाने की कोशिश करो, होगा। तुम लोग 5 किलो उठाओ ना, फिर 15-20 नहीं हो रहा है तो 5 किलो उठाओ। बट उसी बदले ना वही 15 किलो ना ऐसे ऐसे आराम से ऐसे उठाओ, एक एक ऐसे ऐसे सिंगल स्टेप करके। मौत आ जाती है पूरी एकदम ऐसे, ठीक है। ऐसे आत्मा बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो अगेन, जब कोई प्रोसेस स्लो होती है ना, तो उसमें वर्क डन मैक्सिमम होता है। कोई प्रोसेस जब इंस्टेंटेनियसली होती है, उसमें वर्क डन मिनिमम रहता है। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस में एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है या कम रहती है? एफिशिएंट, मुझे बताओ भाई, जिम में कौन सी प्रोसेस एफिशिएंट रहेगी? आराम से उठाना या फास्ट उठाना? आराम से उठाना, समझ में आ रहा है। तो दिस वन हैज हायर एफिशिएंसी, एंड दिस वन हैज लोअर एफिशिएंसी। अब कहां पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमेशा अप्लाई होगा? रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कहां पे अप्लाई होगा? हमेशा रिवर्सिबल में, क्योंकि इट इज एट इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप। किधर गया वो? ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वो सब मतलब आराम से रहता है ना बे। इक्विलिब्रियम पर याद है ना, कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रहना चाहिए, तब होता है। तो इसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज एप्लीकेबल एट एवरी स्टेप, whereas यहाँ पे PV is equal to NRT is applicable only at, कहाँ पे है? हाँ, वेरी नाइस, ओनली एट
इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, चलो बस विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। क्या हुआ?